नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नमस्कार सर। इंजीनियर शंकर शर्मा जी। मैं शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने शब्दों में अपना परिचय दें। जी नमस्कार। मैं इंजीनियर शंकर शर्मा भोपाल निवास रहता हूँ और सिविल इंजीनियर हूँ। विगत 27 साल से अपना निजी काम कर रहा हूँ और कई संगठनों को लेके काम करता हूँ। समाज में समाज सेवा का काम। शर्मा जी, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ चुके हैं और जी सर। क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐसा सोचना है कि इस देश को पिछले 75 सालों से गुमराह किया गया है और हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामी वाले नियम कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों ने भारतवर्ष के शोषण के लिए, भारतवर्ष की जो है संपत्ति और समृद्धि को लूट के ब्रिटेन ले जाने के लिए बनाए थे। तो भारतीय गुलामों पर जो है अपना साम्राज्य चलाने के लिए, अपना शासन चलाने के लिए जो नियम नियम कानून और व्यवस्था जो है बनाई थी, वही व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर थुपी हुई है। जी और पिछले 75 सालों से हमको शुद्ध मूर्ख बनाया गया है और ये एहसास दिलाया गया है कि हम आज़ाद हैं। एक आज़ाद देश का के लिए जो नियम कानून और इकोसिस्टम है वो आज़ाद भारत के लिए, आज़ाद देश के नागरिकों के लिए भिन्न होना चाहिए। जो इवन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो भारतीय नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। यदि वो ऑपरेटर्स कुछ गलत निर्णय लेता है तो उसमें कंपनसेशन का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्था दुष्टतापूर्वक हमारे जो है ना राजनेताओं ने हमारे ऊपर लाद के रखी हुई है। ये अत्यंत ही जो है लज्जा का विषय है। आज भी हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। हमारी आईपीसी 1860 की है। हमारे अधिकांश नियम कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए हैं और वो वही हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाया था। ये वही नियम कानून है जिसके तहत न्याय का ढकोसला करते हुए हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था। तो आप आपका क्या आकलन है और क्राइम फ्री भारत मिशन की जो सोच है कि हम जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बड़ी आसानी से चंद्रगुप्तों के माध्यम से पराजित कर पाएंगे और ये बहुत ही साधारण तरीके से होगा, पूरी तरह से खर्च विहीन होगा और ये काम बड़ी आसानी से हो पाएगा। तो अभी तक शर्मा जी आपने क्या समझा है, क्या जाना है, क्या आपकी जिज्ञासाएं हैं, बताइए। सर, निश्चित ही ये बड़े गर्व की बात है कि क्राइम फ्री भारत एक बड़ा मिशन आपके द्वारा शुरू हुआ है। आप रिटायर्ड आईपीएस हैं, अनुभवी हैं। समाज में आपने अनुभव को प्राप्त किया है और वो प्राप्त अनुभव क्राइम फ्री भारत के माध्यम से समाज को मिले। और क्राइम फ्री भारत जिस मिशन पे काम कर रहा है वो वाकई में बहुत बड़ा मिशन है और आज समाज की आवश्यकता है। ढेरों राजनीतिक दल इस पर समाज में काम कर रहे हैं और वो वाकई में अंग्रेजों द्वारा गढ़े गए उसी विधान का अवलोकन करके ही कार्य कर रहे हैं। 90% से अधिक, मैं अगर 10% राजनीतिक लोगों को अगर छोड़ दूं तो 90% समाज को ये ज्ञान ही नहीं है कि वाकई में हमारा विधान क्या है, नियम क्या है और वो नियम किसके द्वारा गढ़े गए, नियम क्या होने चाहिए। ये वाकई में समाज के अधिकांश लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं।
जनता जैसा नेता कहती है उस आधार पर वो चल देती है। और नेता भी जो है वो 5 साल में एक बार जनता की बीच में आता है। तो इस जो आज तक की गतिविधियां चली आ रही हैं 70 साल से अधिक, हम आज की पराधीनता की ही जीवन को गुजार रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। भारत की इतिहास, हमारा इतिहास क्या है, इसके प्रति एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पहले हुआ है। उस षड्यंत्र के तहत ही आज भी अंग्रेजों द्वारा गढ़े हुए नियमों का पालन हम कर रहे हैं। इस स्थिति में भारत को हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक कल्पना मात्र ही। जब तक भारत का विधान भारत के लोगों के अनुरूप नहीं होगा, यहाँ के इतिहास के अनुरूप नहीं होगा, बात हिंदुत्व की नहीं होगी। मैं हिंदुत्व की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वाकई में हिंदुत्व हिंदू हिंदुस्तान का ही है। हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, उस धर्म की शुरुआत, उस धर्म का जन्म भारत को हुआ। अजन्मा भारत, इसका जन्म कभी दुनिया के इतिहास में है ही नहीं। ऐसे जगह पे और दूसरे जो है पाश्चात्य के नियमों को भारत पे थोप देना, बाहर से आए हुए धर्मों के को आधार बना के यहाँ के नियमों को चेंज कर देना, ये अभी तक के नेताओं ने किया है। मैं इतना बहुत भली भांति समझ चुका हूँ और मैं क्राइम फ्री भारत में कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस मिशन से अधिक लोग जुड़ेंगे और ये बड़ा अभियान बनेगा और ये भारत में एक बहुत बड़ी मिशन साबित किया है। जी, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि देखिए, एक तो हो गया है कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, राइट? आपके ऊपर वही नियम कानून दुष्टतापूर्वक थोपे हुए हैं और आपको जो है हर छोटी मोटी चीज़ में फंसा के रखा जा रहा है। आपको के ऊपर जो टैक्सेशन से लेके जो भी जो है चीज़ें थोपी गई हैं, उस मकड़ जाल में आप पूरी तरह से फंस गए हैं। ईडी, सीबीआई और बाकी लोगों को भी बड़ा सेलेक्टिवली यूज किया जाता है। कुल मिला के एक भय का वातावरण निर्मित किया जाता है और जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे वोट से चुने जा रहे हैं, ये बड़ा कहना चाहिए कष्ट का विषय है, लज्जा का विषय है, शर्म का विषय है कि वो हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं, मतलब इनको कहना चाहिए कि इतने ज़्यादा दुष्ट हैं ये कि ये जो है जिन कार्यकर्ताओं के कारण ये राजनेता बने हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए भीड़ इकट्ठी की, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए जुलूस निकाले, धरना दिए, पुलिस की लाठियां खाई, इनके लिए जो है आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी की, उन्हीं जो है कार्यकर्ताओं को ये रोज़ सुबह शाम और दोपहर जो है ना नज़रअंदाज कर रहे हैं और दुष्टतापूर्वक गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ये अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को जो कि आम जनता पर अत्याचार कर रहा है उनको प्रश्रय भी दे रहे हैं, उनको टिकट भी दे रहे हैं। दल बदलियों को जो दूसरे दल से अपने लाभ के लिए जो है दल बदल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिस दल में वो पहले थे अब वहाँ सत्ता सुख नहीं मिलने वाला है, तो सत्ता सुख की आस में दल बदल के जो है ना यहाँ आ रहे हैं और ये अपने आकाओं के बच्चों के जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं उनको टिकट दे रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर भी ये टिकट बांटते हैं। उस समय भी ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि बहुत योग्य व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए जो इनके लिए चुनौती बने। तो ये जब जाति और धर्म के आधार पर भी टिकट बांट रहे हैं तो जानबूझकर जो है अपराधियों, बाहुबलियों और अयोग्य व्यक्तियों को छांट के टिकट देते हैं। तो इनका जो टिकट बांटने का तरीका है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है और इस देश के साथ भी धोखा है
कि अच्छे लोगों को टिकट ना दे के गलत लोगों को टिकट दिया जाता है। ये अत्यंत ही लज्जा का विषय है कि आज हमारा जो 2019 से 2024 की पार्लियामेंट चल रही है, इसमें एमपीज के खुद के जो एफिडेविट हैं इलेक्शन कमीशन में, उसके अनुसार 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं और 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विरुद्ध तो बहुत ही सीरियस गंभीर जघन्य अपराध हैं, जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप, बलात्कार जैसे। मैं ये समझने में अपने आप को बड़ा अटपटा सा महसूस करता हूँ कि 140 करोड़ की जनता में इन्हें अच्छे लोग दिखाई नहीं देते हैं। अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी 2022 में हुआ है, उसमें 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 आपराधिक चरित्र के एमएलए हैं, विच मेक्स इट 51%। इसका मतलब है अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेजॉरिटी ऑफ द लॉ मेकर्स दे आर क्रिमिनल्स। तो ये अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, जातीय और धर्म के आधार पर टिकट दे रहे हैं और गलत तरीके से जीत रहे हैं और गलत चीज़ें आपके ऊपर थोप के रखी हैं। ये अच्छा अपराध मुक्त भारत, निरोगी, दीर्घायु, समृद्ध भारत इनके विजन का हिस्सा नहीं हो सकता है। इनके विजन का हिस्सा जो है, इन के इन प्रकारण मूर्ख बनाकर खुद को सत्ता में बना के रखना है। अब शंकर जी आप बताइए, जो आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने हैं उनमें से अधिकांश जो है क्या इस लायक हैं कि उन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था? हमारा रिप्रेजेंटेटिव वो होना चाहिए जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो, हमसे ज़्यादा शिक्षित हो, हमसे अच्छी सोच रखता हो, हमसे ज़्यादा देशभक्त हो, जो इस देश को जो है ना अच्छी दिशा में ले जा सके। तो क्या इनमें से कोई भी जो है क्वालिफिकेशन इस तरीके की ये आज के हमारे रिप्रेजेंटेटिव के पास है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। एक बड़ा हिस्सा जो है वाकई में, जैसा कि आपने बताया, क्रिमिनल प्रवृत्ति और इस तरीके के लोगों को टिकट राजनीतिक पार्टियों ने दिया है और उन्हें जनता के ऊपर थोप दिया। ये यहीं तक सीमित नहीं। अगर मैं बात करूं तो लंबे समय से राजनीतिक पार्टियों ने सबसे पहले सामाजिक विघटन किया। एक समय था कि समाज के बीच में ये चीज देखने को ही नहीं मिलती थी कि कौन सा व्यक्ति किस समाज का अध्यक्ष है। आज ये बहुत देखने को मिला है कि फलाना व्यक्ति ब्राह्मण समाज का है, वो वैश्य समाज का है, वो यादव समाज का है, फलाने समाज का है। तो लोग अपने लिए भी विजिटिंग कार्ड छापने लगे कि मैं फलाने समाज का अध्यक्ष हूँ। तो सामाजिक विघटन ये लगभग, अगर मैं कहूँ तो 1980 से लेकर 2000 तक में ये बहुत गति से आगे बढ़ा है और 2000 के बाद इसका रूप और बढ़ गया। अब ये पारिवारिक विघटन की तरफ आ गया। लोग अब एकांकिक परिवार जीने लगे और उस एकांकिक जीवन जो लोग जी रहे हैं, उस एकांकिक जीवन में समाज बिल्कुल तीतर बीतर सा हो। सामाजिक रिश्ते भी जो है वो आपस में एकदम विघटित हो गए और उनका विघटित हो जाना, उसका लाभ जो है सीधी सी बात है, वो सामाजिक नेता जो दुर्जन प्रवृत्ति की थे, उनको जो है भीड़ इकट्ठा करने का बहुत आसानी से मार्ग मिलता है। उस मार्ग का लाभ की राजनीतिक पार्टियां उठाती। आज दिल्ली का जो है काफी बड़ा आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। आम आदमी पार्टी क्या है इसके विषय में केजरीवाल की जीवनी का अवलोकन लोगों ने नहीं। उनने केवल और केवल जो है छोटे से लाभ, फ्री का भोजन, फ्री की बिजली, इस तरीके के उन लोगों ने अनाउंस कर दिया। उसका लाभ उठाने के लिए निचले स्तर के लोग बिल्कुल भीड़ लगा के उस दौड़ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को। तो ये कहीं न कहीं से ये मान के चलिए कि जो जनता है, जनता के बीच में अपने सही उद्देश्य का कभी भी बखान करते ही नहीं और वो सही उद्देश्य लोगों तक नहीं पहुंच पाता। लोग गुमराह होकर लोगों के पीछे चल रहे हैं। आज भी लोगों के दिमाग में इस तरह की धारणा गढ़ दी गई है कि जो बाहुबली है वो सब कुछ कर सकते। एक समय पे नारा होता था जब हम लोग कॉलेज करते थे,
सबसे बिगड़ा हुआ जो बच्चा होता था तो लोग आसानी से कहते थे कि वो नेता बनेगा, वो नेता बनेगा, ऐसा बोला जाता था। और वो आज भी पद्धति है, अभी भी हम उस चीज से हटे नहीं है। अच्छे लोग दुर्जनों के बीच में आना नहीं चाहते, या यूं कह लीजिए कि दुर्जन लोग उनको लाना ही नहीं चाहते, और सारे दुर्जन इकट्ठे होकर ही कार्य करते। मध्य प्रदेश की स्थिति के विषय में अगर हम जानकारी तो मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से काम कर रही है, शिवराज सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इतने बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की भावना, समाज की भावना को लेकर जो चलने वाली पार्टी है, उसका अनुसरण करने वाले लोग ये कभी देखी नहीं। फोन आ गया, मेरी आवाज आ पा रही सर? हाँ हाँ। तो आपने एक खाका खींचा है और आपने जो जाति और धर्म के समीकरण की बात कही है वो आपने एक नेचुरल प्रक्रिया जैसा बताया है। ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, यह राजनेताओं के द्वारा बांटने की कार्रवाई की गई है जिससे वो आपके वोट कबाड़ सके। ये कोई नेचुरल प्रक्रिया नहीं हुई है, ये दुष्टतापूर्ण वाली कार्रवाई हुई है जिससे कि जो है हमें राजनीतिक लाभ मिल सके। अब सवाल उठता है कि ये अच्छी सोच के लोग नहीं हैं, अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं, आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, खुद सत्ता में बैठना चाहते हैं, योग्य ना होने के बावजूद भी कई कई टर्म पर तो जो है ये एमएलए, एमपी, मंत्री और मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और अपने बाद जो है अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र केवल एक पीढ़ी तक नहीं है, ये एक के बाद दूसरी पीढ़ी के ऊपर भी जो जा रहा है। तो इस व्यवस्था से जो लड़ने के लिए और इस व्यवस्था में समस्त पार्टियों के समस्त राजनेताओं को पराजित करने के लिए जो रणनीति जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन ने बनाई है, जो कि खुद पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिशन है, लेकिन उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को भी अलग से इंडिपेंडेंट जो है क्रिएट किया है, जो कि मिशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे कोडल फॉर्मेलिटी क्रिएट करने के लिए बनाया गया है जिससे इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित किया सके। तो मिस्टर शंकर शर्मा जी ये बताइए, आपने कहाँ तक वो चीज़ समझी है, आपकी इस बारे में क्या जिज्ञासाएं हैं, क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि यदि हमने थोड़ा सा भी ठीक ढंग से प्रयास किया, यदि हम ऊर्जाकृत होकर, संकल्पित होकर और शपथकृत होकर अपना काम करेंगे तो 2024 में हम समस्त पॉलिटिकल पार्टियों के समस्त राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, और वो भी बिना किसी खर्च के। निश्चित, मेरी जितनी अभी तक आपसे बात हुई है और क्रांति भारत को जितना मैं समझ पाया, वो वाकई में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की आवश्यकता समाज को बिल्कुल है। हमें क्राइम फ्री भारत में जुड़ने के उपरांत जो मेरे पास में जानकारी, मेरी जिज्ञासा ही है कि क्राइम फ्री भारत, जैसा कि आपने बताया, जैसा आप उस नियम को लेकर चल रहे हैं कि हम बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के कार्य कर सकते हैं और अच्छे लोगों को सत्ता में ला सकते हैं, दुर्जनों का बहिष्कार कर सकते हैं। ये वाकई में मेरी जिज्ञासा है कि वो किस तरीके से काम करेंगे, उस काम के विषय में मैं थोड़ा गहरी जानकारी चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक बार फिर से दोहराना होगा कि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इससे जो है जुड़ने के लिए, इससे चंद्रगुप्त बनने के लिए, चंद्रगुप्त बनने के बाद सांसद का टिकट मिलने के लिए, जो कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी देगी, और बाद में जीतने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में किसी के 5 पैसे खर्च नहीं होना है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जोड़ने की कवायद है। इस जोड़ने की कवायद में हमें
चंद्रगुप्त बनना है। तो सबसे पहले प्रश्न आपके जेहन में जो आएगा कि चंद्रगुप्त कौन है, तो चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो अपने प्रभाव क्षेत्र के अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, विभिन्न सर्कल के लोगों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को, समाज सेवी संगठनों को जो उसके प्रभाव क्षेत्र में हैं उनको जोड़ेगा। और इस जोड़ने की प्रक्रिया में सभी लोग जो जुड़ेंगे वो पहले जो है, यदि एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो उसे मोहल्ला अधिकारी बनाया जाएगा, यदि वो 3 व्यक्ति को जोड़ेगा तो टाउन ऑफिसर बनाया जाएगा, यदि वो 5 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो ब्लॉक ऑफिसर बनाया जाएगा, यदि वो 10 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो जिला अधिकारी बनेगा, यदि वो 50 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो राज्य अधिकारी बनेगा, और यदि वो 100 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो वो नेशनल ऑफिसर बनेगा। और इसके बाद उसकी यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो चंद्रगुप्त बनने का मतलब है कि आप जो है लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके जोड़ते जाइए, और ये यात्रा 2024 तक, चुनाव के पहले तक चलेगी। और उस यात्रा में जो व्यक्ति, ऊपर के 543 व्यक्ति जो अधिकतम लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो चंद्रगुप्त आज जो है ये चंद्रगुप्त की यात्रा है। चंद्रगुप्त कौन बनेगा ये 2024 का समय बताएगा, और वो ऊपर के 543 लोग होंगे जिन्होंने अधिकतम लोगों को जोड़ा होगा, वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। और इन चंद्रगुप्तों को अब देखिए, आप जैसे आप ऐप से जुड़ गए हैं तो आपको ऐप से जुड़ने के लिए 5 पैसे नहीं लगे। आपको मोहल्ला अधिकारी, टाउन अधिकारी, जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी, नेशनल अधिकारी बनने में भी ना तो किसी से अनुनय विनय प्रार्थना करना पड़ी, ना किसी की चाटुकारिता करना पड़ी। ये सब काम अपने आप होगा। और ये चीज़ बनाई भी इसलिए गई है कि एक तो मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, और दूसरा आपको ये बात का एहसास दिलाने के लिए कि आपका काम लोगों को जोड़ना है, लोगों को ऊर्जाकृत करना है, लोगों को संकल्पित करना है, लोगों को शपथकृत करना है, और आप उस काम पे फोकस बने रहिए। बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली आपको फ्लो होती जाएगी। उसके लिए ना तो आपको कहीं आवेदन लगाना है, ना हाथ जोड़ना है। तो अभी जो लोग जुड़ते जाएंगे, जिन्होंने नेशनल ऑफिसर बनने के बाद जो आगे लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं, वो चंद्रगुप्त की यात्रा पर हैं। और चंद्रगुप्त कौन होंगे? जो 2024 में जो सबसे 543 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा लोगों को जिन्होंने जोड़ा होगा, उनको जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा। तो 543 का ये फिगर क्यों आया है, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल समझ में आ रही है। अपने पार्लियामेंट करेक्ट, चूंकि 543 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जिनके लिए चुनाव होता है, और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं आर्टिकल 330 के 3 के तहत। तो उन 2 लोगों को छोड़ के 543 लोग जो है वो चुनाव में लड़ते हैं। तो ये 543 लोग जो चंद्रगुप्त निकलेंगे, उन्हें जो है सांसद का टिकट एक जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा नहीं है, उसे वो अवतरित हो चुकी है, वो हाथ जोड़कर उन चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है। और क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश है कि चंद्रगुप्तों को जो है साफ विनय हाथ जोड़कर टिकट दिया जाए, तो सांसद का टिकट जो है उस व्यक्ति को बिना 5 पैसे खर्च किए हुए मिल जाएगा। और इसके बाद जो है जैसे कि उसको पहले जुड़ने के लिए 5 पैसे नहीं लगे, फिर लोगों को जोड़ के जो है ना अपने आप को चंद्रगुप्त बनाने में भी 5 पैसे नहीं लगे, फिर उसको सांसद का टिकट मिलने में भी 5 पैसे नहीं लगे,
और ना ही किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ा, ना ही किसी की चाटुकारिता करना पड़ी। अब जीतने की कार्रवाई जो है वो भी बिना किसी को 5 पैसे दिए या बिना किसी के दरवाजे जाए, बिना प्रचार किए, बिना आम सभाएं किए, बिना होर्डिंग लगाए होगी। तो आप नहीं समझना चाहेंगे कि ये जीतेंगे कैसे? निश्चित, बिल्कुल जिज्ञासा है, जीतेंगे कैसे, ये बड़ा प्रश्न। तो क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने टिकट तो दे दिया, वो आपको जिताने के लिए ना तो आम सभाएं कर रही है, ना होर्डिंग लगा रही है, ना कोई वो कैनवासिंग कर रही है। वो पॉलिटिकल पार्टी केवल आपको टिकट बांटने के लिए ही निर्मित की गई है। तो टिकट जो है ना, आप जीतेंगे कैसे, एक यक्ष प्रश्न बनता है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो चंद्रगुप्त बनने में और बाकी उसमें जो संकल्पित करके ऊर्जाकृत करके लोग जुड़ेंगे, उनकी संख्या 2024 तक 100 करोड़ के ऊपर होगी। ये 100 करोड़ लोग अपनी छत पे खड़े होके, यदि उनके पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़ा होके, यदि चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होके, वो दरवाजा चाहे झुग्गी का ही क्यों ना हो, उस पर खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर ये क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो कि वोटर भी हैं, वो अपने चंद्रगुप्त का नाम लेके कहेंगे कि मैं सो एंड सो शपथ लेता हूं कि मेरे चंद्रगुप्त फलाना फलाना हैं, जो कि उस सांसद क्षेत्र के जो है जिनको टिकट दिया जाएगा वो हमारे चंद्रगुप्त हैं और मैं संकल्प के साथ उन्हें जिताऊंगा। तो ये संकल्प के साथ जीतने वाले जो लोग हैं और जिनके फेवर में मतदाता स्वयं प्रचार करेंगे, मतदाता स्वयं संकल्प लेंगे, वो चंद्रगुप्त जिनका कि आज चेहरा भी स्पष्ट नहीं है, नोबडी नोज कि वो 543 लोग शुरू ऊपर के कौन होंगे, उन लोगों को खुद जो है मतदाता या क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य संकल्प के साथ थाली बजाकर शंखनाद करते हुए जिताएंगे। तो आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे या नहीं होंगे? निश्चित ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ओके, तो अब जो है अपन थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर लें कि आजकल जो है राजनेता जीतने के लिए गरीब लोगों के, और वो सब गरीब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के भी सदस्य होंगे, उनको लालायत करने की कोशिश करेंगे। उनमें दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, फ्रीबी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे। तो हमारे जो है गरीब मिशन के सदस्यों को नुकसान ना हो, इसलिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने यह भी फैसला किया है कि अपने गरीब सदस्यों को हम जो है ये निर्देश देंगे कि जब ये राजनेता आपके पास पैसे बांटने आए तो 1 या 2 हजार मत लीजिए, 10,000, 20,000, 30,000 मांगिए, हमारा वोट इतना सस्ता नहीं है। साड़ी की बात आए तो एक साड़ी नहीं, कम से कम 6 साड़ी चाहिए। दारू की बोतल की बात आए तो एक बोतल नहीं, एक क्रेट चाहिए। और ये लोग जो है नेगोशिएट करके अधिक से अधिक जो है वसूली इन राजनेताओं से करेंगे, क्योंकि इन राजनेताओं का जो बांट रहे हैं ये उनके पिताजी का नहीं है, ये उनकी भ्रष्टाचार की कमाई है। यह उसका हक जनता पे बनता है और आगे चल के उनको पराजित होना ही है, तो दोबारा भी लोगों को मौका नहीं मिलना है और दोबारा तो उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सब समृद्ध होने वाले हैं। पूरे इकोसिस्टम को बदल के 5 साल में भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये हमारी घटिया रणनीतियां हैं जिनके कारण हम जो है गरीब हैं, दरिद्र हैं, हमारे ऊपर बीमारियां भी थुपी हुई हैं। इसके लिए हमारे ये जो छद्म चरित्र के राजनेता हैं, जो घटिया जो निर्णय हैं, जो चीज़ विदेशियों के प्रभाव पर आपको नुकसानदेह चीज़ आपके ऊपर थोपी गई है, उस सब के कारण आप गरीब हैं। तो ये लोग आगे चल के तो गरीब रहेंगे ही नहीं। इस बार भी जो है इस चुनाव में
वो अधिक से अधिक दोहन करेंगे और वोट अपने चंद्रगुप्त को देंगे। तो अब इसमें सवाल उठता है कि जो ये राजनेता हैं, ये कोई शरीफ आदमी तो है नहीं, ये एकदम क्रिमिनल बाहुबली लोग हैं। और इस बात का क्राइम फ्री भारत मिशन को पूरा एहसास है कि ये दुष्ट लोग जो है वो हमारे गरीब सदस्यों ने, जिन्होंने इनसे पैसे ले लिए हैं, उनके हाथ पैर तोड़ने के लिए पहुंचने की उनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन अपने सदस्यों से पहले से ही सभी साक्ष्य इकट्ठे कराएगा और मिशन जो है ऑर्डिनेंस लेकर आएगा और इन राजनेताओं का यह कृत्य जो कि आज भी आपराधिक है, उसे और जघन्य आपराधिक बनाते हुए इन्हें अरेस्ट करके जेल में डालेगा। तो ये बाहुबली अपराधी लोग, अपराधी राजनेता हमारे गरीब जो है सदस्यों को तंग भी नहीं कर पाएंगे। ये हमारी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हमें इस बात का भी एहसास है कि ये सभी दुष्ट राजनेता आपस में मिल जाएंगे और राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी। चूंकि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी, लिहाजा लोकसभा में यदि आपके पास पूरे 543 भी सदस्य हैं तो भी आप कानून पास नहीं कर पाएंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने ये निर्णय लिया है कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से, क्योंकि ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति हमारे अंदर होगी, तो पूरा इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया जाएगा। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि एक ऑर्डिनेंस यदि पार्लियामेंट में पास नहीं होता है तो 6 महीने में वो स्वतः लैप्स हो जाता है। तो जो 6 महीने के अनुभव से उस ऑर्डिनेंस को रिफाइन किया जाएगा, तो 4 साल के बाद हमें राज्यसभा में मेजॉरिटी मिलेगी। तब तक हम जो है हमें 8 इटरेशन करने के मौके मिलेंगे। तो जो हमारा इकोसिस्टम है उसके ऑर्डिनेंस एकदम पक जाएंगे और चौथे साल के बाद वो सब ऑर्डिनेंस नियम और कानून में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस समय लोकसभा में भी मेजॉरिटी होगी और राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होगी। तो अब जो है एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यदि हम जो है इस पूरी कार्रवाई में इस ढंग से बढ़ते हैं तो नंबर 1 हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, नंबर 2 हम कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, नंबर 3 ना कोई चक्का जाम, ना कोई धरना, ना कोई जुलूस, ना कोई दिल्ली चलो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम जो है संकल्पित, ऊर्जाकृत और जो शपथकृत कर रहे हैं वो अपने से जुड़े लोगों को कर रहे हैं। तो इसी बहाने हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आज जो हम व्यस्तताओं के कारण अपने लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, या जब भी बात करते हैं तो अपने स्वार्थ से बात करते हैं, तो क्या जब आप जो है इतने महान काम के लिए, जिससे कि इस देश का पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, ये सब दुष्ट राजनेता पराजित हो जाएंगे और हम अंग्रेजों के नियम कानून को बदलते हुए 21 उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे, जिसमें भारत न केवल जो है अंग्रेजों के नियम कानून से मुक्त होगा, बल्कि जो व्यवस्था है उसे पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो उसे उसके लिए कंपनसेशन भी देने के लिए व्यवस्था होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ भारत जो है अपराध मुक्त होगा, साइबर क्राइम मुक्त होगा, पेपर करेंसी मुक्त होगा, जिसके कारण जो ना भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा, ना ड्रग होगा, ना माफिया होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे। और क्राइम फ्री भारत के एग्रो आयुष मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। भारत एक निरोगी, दीर्घायु और एक समृद्ध देश बनेगा। जैसे कि आगे चलकर अपराध करने का एक ऑप्शन नहीं होगा, वैसे ही आगे चल के भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। भारत में गरीब बने रहने का ऑप्शन नहीं होगा। जहां भारत टैक्स फ्री होगा, वहीं पर डेवलपमेंट करने के लिए आज की तुलना में 20 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू सरकार के पास अवेलेबल होगा। तो बिना टैक्स के हम 20 टाइम्स रेवेन्यू से 40 टाइम्स जो है ना विकास कर पाएंगे, क्योंकि पूरे सिस्टम में कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होगा।
आपको जो अभी तक मैंने खाका समझाया है वो खाका आपको कहाँ तक समझ में आया है, उस बात के लेके कुछ आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहे हैं क्या? बिल्कुल प्रश्न उठ रहा है। यहाँ तक पूरी बात मैं समझ पाया हूँ। इसमें एक मेरा प्रश्न जरूर उठ रहा है कि आपने बगैर टैक्सेशन की बात की, क्या बगैर टैक्स लिए हुए हम समाज का उत्थान कैसे कर सकते? टैक्स तो देखिए, टैक्सेशन को जो है खत्म करके दो बड़े रेवेन्यू के सोर्स होंगे। एक क्राइम फ्री भारत अपने आप में रेवेन्यू का सोर्स होगा, और दूसरा जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा। तो ट्रांजैक्शन फीस होगी, टैक्स नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन फीस के माध्यम से हमारे पास पर्याप्त रेवेन्यू आएगा। 10 टाइम्स मोर रेवेन्यू विल कम फ्रॉम पेपर करेंसी मुक्त भारत, और मोर देन 10 टाइम्स जो है ना विल कम फ्रॉम द क्राइम फ्री भारत। क्योंकि क्राइम फ्री भारत में दो कंपोनेंट होंगे। पहली बात तो ये है कि आज आप मरते पिटते रहते हैं, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसके जस्ट उल्टा होगा। जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे तो सिस्टम आपको एक रेवेन्यू देगा, क्योंकि आप सिस्टम की मदद कर रहे हैं। यदि फरियादी उस जुल्म को सहले और रिपोर्ट ही ना करे तो सिस्टम को जो है अपना व्यवस्था करने के लिए आगे जो उसका मशीन है वो मूव ही नहीं कर पाएगी। लिहाजा हमारी व्यवस्था में फरियादी को पैसा मिलेगा, जो गवाही देने जाएगा उसको पैसा मिलेगा, जो फॉरेंसिक की टीम होगी उनको पैसा मिलेगा, जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर होंगे उनको पैसा मिलेगा, वकीलों को पैसा मिलेगा, रेवेन्यू को पैसा जो है ना जजेस को पैसा मिलेगा, और उसे हम रेवेन्यू स्ट्रीम कहेंगे। और सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम जो आज पैसा मिल रहा है इससे 5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हर कोई चेन में अमीर होगा। और ये जो टोटल जो पैसा बांटा जा रहा है इसका टोटल करके सम टोटल ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो दैट विल बी ए वेरी वेरी बिग मनी। और लोग बाग जो है अनावश्यक लिटिगेशन में भी नहीं जाएंगे, बिकॉज दे नो कि अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं। आपका जो है 15 दिन के अंदर चालान हो जाना है, और 3 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से सजा भी मिल जाएगी। और इतने लोगों को जो रेवेन्यू बटेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई होकर उस अपराधी से ही वसूल होने वाला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आगे चल के धीरे धीरे अधिकांश अपराधी पहले तो अपराध ही नहीं करेंगे, लेकिन यदि धोखे से गलती हो जाएगी तो उसे कॉन्टेस्ट करने की बजाय वो खुद कॉन्फेस करके न्यूनतम पेनल्टी से आपको बचना चाहेंगे।